ईला मैम हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ईला मैम कैसे हो? कब से अहमदाबाद? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। मैम आप तो बहुत सालों से अहमदाबाद में, कब से अहमदाबाद में रह रहे हो? मैं तो अहमदाबाद में 2 साल से आई, मगर शेयर बाजार में मैं 15 साल से कर रही हूँ। और उससे पहले गुजरात में कहीं थे कि बाहर थे? हाँ, जामनगर में थी। रिलायंस तो इंडस्ट्री फिर में शेयर बाजार से कैसे बच सकते हो आप? सब आप जैसे बबली मैम के घर में सब अपोज करते हैं, आपके घर में तो सबके सब बिजी होंगे शेयर बाजार में, ऐसा है क्या? नहीं, कोई नहीं है, मैं अकेली। आप भी अकेले हो? क्यों ऐसा मगर कहते मुझे हैं? इक्विटी का कल्चर वगैरह तो गुजरात में बहुत है, सब करते हैं, ऐसा नहीं है क्या? नहीं, मेरा हस्बैंड सपोर्ट करता है। हाँ। सब मतलब उसको ऐसा लगता है कि जो मैं डिसीजन लेती हूँ ना वो परफेक्ट है। क्योंकि पैसा आ रहा है आपके डिसीजन से, इसीलिए ऐसा लग रहा होगा। अभी आपको शायद याद नहीं है। हाँ। मैं अदानी का लिया था, आपके शो में आई थी। ओके। हाँ, अदानी का कौन सा लिया था? वैसे कोई सा भी लिया हो, पैसा बन गया होगा। अदानी पावर लिया था 15,000 से। अरे रखा हुआ किस भाव? आइए जरा, अदानी पावर को किस भाव पे लिया हुआ है? मैं सॉरी भूल गया ईला मैम। मैंने तो लिया था 98 पर और मैं निकली 120 पर। अरे वाह, रख लिया होता तो गजब हो जाता, जल्दी निकल गई। वो मुझे थोड़ा पैसे की जरूरत थी। बिल्कुल ठीक है। ईला मैम अभी इशू कहाँ पे आ रहा है? अभी सवाल क्या है? पहला सवाल कौन सा है राजेश जी के लिए? मेरा इन्वेस्ट करना चाहती हूँ टाटा स्टील में। मुझे अभी टाटा स्टील बेहतर लग रहा है मेरे हिसाब से। तो अभी मेरा 5 से 10,000 शेयर का व्यू है, तो कौन से लेवल पर मैं एंटर हूँ? आपका ब्रोकर सुन के खुश हो रहा होगा, मैम का एक और बड़ा चंक आने वाला है, दलाली आएगी। भाई राजेश सर, टाटा स्टील मैंने जीरो इन कर लिया है, मुझे अच्छा लग रहा है। पहले तो एक वैलिडेट कर दो इस थॉट को मेरी। टाटा स्टील लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म की बात हो रही है ना ईला मैम? हाँ जी। पहले तो वैलिडेट कर दो सर, ये लॉन्ग टर्म के अच्छा है कि नहीं 106 के लेवल्स पर, और इन लेवल्स पे ही खरीदना शुरू करूं? आपका व्यू क्या बनता है राजेश सर भाई? देखिए, पहली बात, कंपनी बहुत शानदार है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी है, कैपेसिटीज अच्छी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी जिस तरीके से सरकार का जोर है, ऑब्वियस बात है स्टील और सीमेंट अच्छा चलेंगे। और चूंकि इनका लॉन्ग टर्म का व्यू है, मैं समझता हूँ यहाँ से खरीदारी चालू कर दें। 10,000 इनको खरीदने का मन है, ये 2,500 करके 4 लॉट में खरीद लें। मुझे बहुत बुरे हालात में ये 98 से नीचे जाता हुआ लग रहा नहीं है, अनलेस कि कोई बहुत ख़राब न्यूज़ नहीं आ जाए। तो मैं समझता हूँ आपको सिर्फ 8 रुपीज़ का कुशन लेना है और वहाँ से आप खरीदारी कर सकती हैं। ओके। अच्छा, क्विकली एक सवाल और लेता हूं, मेरे पास समय खत्म हो रहा है। बबली मैम, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? हाँ जी, मेरा ये है कि बिगनर हूँ, इसलिए मुझे आप ये बताओ कि मेरे पोर्टफोलियो में क्या क्या स्टॉक्स होने चाहिए ये सवाल जो कि प्रॉफिटेबल हो और क्विक। ये बड़ा मुश्किल सवाल होगा, इतना तो टाइम भी नहीं मेरे पास। लेकिन राजेश सर, ये सवाल अच्छा है, हम सब जानना चाहते हैं। एक काम करते हैं, निफ्टी 50 के 2 ऐसे स्टॉक्स जो हम सब रिटेल जो इस समय एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, बढ़िया रिटर्न्स देने का दमखम रखता है, 50 में से 2 चुन के बता दो सर। बाजार में कब कौन सा शेयर खरीदना है और कब कौन सा बेचना है, अगर आपको इसकी जानकारी है तो आप भी कमा सकते हैं लाखों, और वो भी हर महीने। और एल्गो ट्रेडिंग इसी काम में आपकी मदद करता है। बाय, सेल, स्टॉप लॉस, टारगेट, सब कुछ ऑटोमेटिक है, आपके अकाउंट में आएगा तो सिर्फ प्रॉफिट। और सिर्फ इतना ही नहीं, साथ ही आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए एक्सपर्ट द्वारा तैयार किए गए चुनिंदा पोर्टफोलियोज में निवेश का मौका। तो अधिक जानकारी के लिए अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। देखिए, आपको लंबी अवधि के लिए रखना है 2 स्टॉक, निफ्टी 50 से रिलायंस और आईटीसी, ये 2 है। समय की पाबंदी के कारण बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट ये 2 नाम काफ़ी हैं आपके लिए लंबी अवधि के पोर्टफोलियो के लिए। चलिए विजय जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार विजय जी, सवाल पूछिए विजय जी। सर, मेरे पास HCL टेक है 700 1030 के रेट का जी। और नजरिया क्या है आपका इसमें विजय जी, कितना समय और दे सकते हैं? नजरिया तो ये है सर, बगैर प्रॉफिट के तो निकलना नहीं है। चलिए, बढ़िया रणनीति है वैसे ये। क्या करना चाहिए इन्हें सर्वेंद्र? HCL टेक 700 शेयर 1030 पे खरीदारी है, क्वालिटी में तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आईटी पूरा ही टूटा हुआ है, तो इसलिए इनको भी लॉस है 101 रुपए पर शेयर का। जब तक प्रॉफिट नहीं होंगे तब तक निकलेंगे नहीं, तो क्या करना है? नहीं, ये तो सही बात नहीं रहेगी, हर स्टॉक पे ये नहीं कर सकते, बट HCL के केस में ऐसा बोल रहे हैं तो एक बार
प्रोबेबिलिटी वाइज पॉसिबल है कि भाई आप नीचे एवरेजिंग करके और हमेशा प्रॉफिट पे निकलने की कोशिश करेंगे, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करेंगे, अच्छे शेयरों में आप ये कर सकते हैं। बट यही स्टेटमेंट आप किसी मिड कैप या बी ग्रुप स्टॉक के लिए लेंगे तो कई बार बहुत वेल्थ डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। तो यस, क्वालिटी नाम में है तो आप ऐसी सोच रख सकते हैं। मैं कहता हूं हमेशा अच्छी नहीं रहती, बट इन सम केसेस आप रख सकते हैं, क्योंकि देखिए ऑलरेडी एक मल्टी मंथ करेक्शन यहाँ पे ऑलरेडी आईटी स्टॉक्स में हो चुका है। तो अब मेरा थॉट यही था, वैसे तो मुझे लगता था कि ये सेक्टर रुपी के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, बट किया नहीं, सो वहां पे हमें भी डिसअपॉइंटमेंट है। बट अब इतना बढ़िया एक मल्टी मंथ मल्टी क्वार्टर करेक्शन यहाँ कंप्लीट हो चुका है कि यस, यहाँ से नया कुछ यहाँ से बेच देने में अपनी पुरानी होल्डिंग में कोई मतलब नहीं है। मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे और लोएस्ट रिस्क एरिया के आसपास ये चल रहा है। तो आई थिंक 900 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखें क्लोजिंग बेसिस पे और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे। जी, तो बने रहने की राय आपको एचसीएल केस में दी गई है और ये बात सही भी है विजय जी कि जब भी कभी बाजार में अगर आप ट्रेड करते हैं तो सबसे सुप्रीम मार्केट ही है, तो पहले आप मार्केट को देखिए। बाकी ये बात सही कि एचसीएल में कोई दिक्कत नहीं, क्वालिटी को लेकर तो आप बने रह सकते हैं यहाँ पर। अक्षय हमारे साथ मौजूद है सूरत से। अक्षय जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मेरे पास 1725 शेयर है और बाइंग प्राइस है 745 का, यानी कि 745 का। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि फ्यूचर में अगले 15 साल तक मार्केट में टिक पाएगी, जैसा ग्रोथ दिखा पाएगी कि नहीं दिखा पाएगी। अक्षय जी, खरीदारी आपकी कब की है, क्योंकि ये दाम तो बहुत समय पहले था? 2020 में है, कोरोना पेंडेमिक के बाद में। चलिए, ऑलरेडी बहुत बढ़िया मुनाफे में आप बैठे हैं। क्या करना चाहिए इन्हें सर्वेंद्र? इनकी खरीदारी से दोगुना हो चुका है शेयर ऑलरेडी। अब ये 10 से 15 साल या 15 से 20 साल से होल्ड करना चाहते हैं। 1993 का आईपीओ, सेकंड बेस्ट आईटी वेल्थ क्रिएटर, क्या करना चाहिए अब इन्हें? देखिए, ट्रेड इनका बड़ा अच्छा है, अच्छे स्टार्टिंग पॉइंट से चढ़े हैं, इसलिए आज तकलीफ में नहीं है। तो नहीं तो जो लास्ट 6-8 महीने में चढ़ा होगा वो डेफिनेटली उसको मार्क टू मार्केट आ रहे होंगे। देखिए, अब जब इतना बड़ा होराइजन दे दिया है तो थॉट तो यही रहेगा, इतनी अच्छी कंपनी है, हमारा भी थॉट यही रहेगा कि भाई बिल्कुल कंपनी रहनी चाहिए और रहेगी। फंडामेंटल्स के ऊपर मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं हूं, बट इन्फोसिस को बारे में एटलीस्ट इतना सोच सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे और बिल्कुल बने रहे। और आई थिंक इमीडिएटली उनके होराइजन के हिसाब से मुझे लगता है अगर कहीं पर ट्रेंड डिस्टर्ब होगा, जिस तरह की वो सोच रखते हैं, तो आई थिंक 1240 पे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, उनको मद्देनजर रखें, वहां पे रिव्यू कर लें। जब तक वो लेवल्स के ऊपर होल्ड करता है तब तक मुझे लगता नहीं कि कोई तकलीफ लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे है। जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है 2 ईयर प्लस वाले चार्ट्स में मुझे नहीं लगता कि जब तक 1200 के नीचे जाएगा तब तक कोई तकलीफ आएगी। तो 1200 के स्टॉप लॉस से बने रहे। तो बने रहने की राय है। ऑब्वियसली बात है, कंपनी ग्रोथ तो बेहतरीन है और पिछले कई सालों में इसने 10 से 15% की CAGR से ग्रोथ भी दिखाई है। तो आईटी की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है फंडामेंटल में, एज ऑफ नाउ तो कोई सवाल नहीं है। बाकी आप क्योंकि नज़रिया बढ़िया है तो समय समय पर अपनी सिचुएशंस को रिव्यू करते रहिएगा। राजेश श्रॉफ हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से बातचीत करने के लिए। श्रॉफ साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्ते सर। सबसे पहले तो सर मैं सर्वेंद्र जी को एक बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहता हूँ जी, क्योंकि उनकी जो परफेक्ट एडवाइजेज है उससे मेरे बहुत सारे लॉसेस कवर हुए हैं और मैंने कमाया भी है, तो इसके लिए एक बहुत बड़ा थैंक यू टू हिम। सर्वेंद्र जी आपको सुन रहे हैं और सर्वेंद्र जी इसीलिए हमारे पैनल में हमेशा रहते भी हैं, क्योंकि इस तरह के फॉर्मेट में इस तरह की एडवाइस से वही कर सकते हैं। इनको थोड़ा ज्यादा बुलाइए, ये बहुत कम टाइम के लिए आते हैं। हाँ, उनकी ड्यूरेशन बढ़ाने के ऊपर विचार चल भी रहा है वैसे भी, तो इस पर हम ज़रूर आगे बातचीत करेंगे, ज़रूर इसके ऊपर अपडेट आपको देंगे। अभी आपका सवाल क्या है श्रॉफ साहब? मेरा सर क्वेश्चन है MTNL पे। मैंने कुछ 1000 शेयर लिए हुए हैं 22 रुपए 25 पैसे पे, बट ये क्या है कि ऊपर नीचे होता रहता है, इसकी भी न्यूज आती रहती है। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के सर थोड़ा अगर एडवाइस मिल जाए तो अगेन आई कैन मेक सम मोर मनी बेस्ड ऑन सर्वेंद्र जी's एडवाइस। चलिए सर्वेंद्र, पहले तो आपके प्रशंसक हैं और MTNL को लेकर इनका भी सवाल है। 2 रुपये पर शेयर, 2.5 रुपये पर शेयर का मुनाफा है इन्हें, और ये अपनी सिचुएशन को और बेटर कैसे कर सकते हैं यहाँ से? क्या इन्हें रहना चाहिए, निकलना चाहिए, कहाँ निकलना चाहिए, क्या करें? नहीं, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी का कि प्रशंसक हैं और वैल्यू को रीड कर पाते हैं कि जहाँ इनको वैल्यू एक्स्ट्रा दिखती है। हमारी भी मुहिम यही है कि हम चाहते हैं कि हम ये टेक्निकल एनालिसिस को जो उसकी जगह है वो दिलाना चाहते हैं। लोग सोचते हैं खाली डेली इंट्राडे और पोजिशनल और 15 दिन महीने के लिए यूज होता है। आप टेक्निकल एनालिसिस को अच्छे से यूज करेंगे तो आप 7-8 साल के ट्रेंड्स भी आप वहां पे निकाल सकते हैं। पहले मैं इस चैनल पे नहीं था, किसी और चैनल पे था। 2011 के बॉटम में मैंने पेपर डाला है जहां से मुझे लगा था कि निफ्टी अब 200 पॉइंट भी नहीं जाएगा, और वहां से मैं कंसल्टेंट बना। मैंने कहा आप अपना बिजनेस करेंगे क्योंकि 8 साल की तेजी है।
तो वो 8 साल 2018-20 में खत्म हो गए थे, तो वहां पे मंदी भी बोली और उसके बाद कोविड के बॉटम पे तेजी भी बोली। तो अब तो कहने का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म किया जा सकता है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं। अगर आप चार्ट्स को अच्छे से देखते हैं तो आप लॉन्ग टर्म 7-8 साल के ट्रेंड भी टेक्निकल्स पे ही पकड़ सकते हैं। फंडामेंटल्स की जरूरत नहीं है। मैं भी अपने करियर के स्टार्ट में फंडामेंटल एनालिस्ट था। मैं फंडामेंटल एनालिस्ट के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूं, बट कह रहा हूं कि टेक्निकल्स करके भी आप लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। तो ये सारे दर्शकों के लिए एक सीख है कि अगर आप ढंग से टेक्निकल्स करेंगे तो आप ये इंट्राडे, डेली, वीकली में मत फंसे रहें। थोड़ा लंबा भी देखें, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, सेक्टर रोटेशन भी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को क्लियरली प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म टेक्निकल्स करेंगे, जिसको हम एक लार्जर पिक्चर बोलते हैं। तो ये रही यहां तक की बात। तो थैंक यू वेरी मच संजय जी। अब आए आपके सवाल के ऊपर। तो देखिए, बहुत तो कोई मेरा फेवरेट स्टॉक नहीं है MTNL, क्योंकि गवर्नमेंट के स्टॉक्स में न्यूज आती रहती है और यहाँ पे सेटअप्स चलते रहते हैं। तो डे टू डे डेवलपमेंट्स में मेरी यहाँ पे एकदम राय नहीं रह पाएगी, बट कहने का इमीडिएटली यहाँ पे थॉट यही है कि एक अच्छा करेक्शन यहाँ पे पूरा हो चुका है, जिसका तकरीबन लो रहा मेरे ख्याल से 18 रुपए के आसपास। तो आई थिंक 17 रुपए के आसपास, तो 17 रुपए के आसपास एक अच्छा लो बनाया था MTNL ने। आई थिंक वहां से जो रिकवरी है ये अच्छी है और ये मूव है ये अच्छा है, तो मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड रहेगा। बट ये जरूर देख लें कि इसने बेस्ट केस क्या किया है लास्ट 4-5 सालों में। तो लास्ट 4-5 सालों में इसका बेस्ट केस है 37 रुपए से लेकर 40 रुपए तक। तो उसके बियॉन्ड मत सोचिएगा अभी, और 37-40 तक अगर आप सोच रहे हैं तो ट्रेड में बने रहें। 17 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, महेंद्र सिंह पाली हमारे साथ मौजूद है राजस्थान से बातचीत करने के लिए। सिंह साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। एक्साइड इंडस्ट्री का 400 शेयर है 210 के भाव से। ओके, एक्साइड इंडस्ट्रीज पे सवाल है इनका सर्वेंद्र। 210 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 50 रुपए पर शेयर घाटा है, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, धीमे धीमे स्टॉक अपना थोड़ा सा बैलेंस रिगेन करने की तो कोशिश कर रहा है और एक अच्छा बेस मुझे लगता है बनाया इसने 140 के आसपास। तो आई थिंक वहां से ये मूव अच्छा है। थॉट यहाँ पे भी यही है कि मल्टी मंथ मल्टी ईयर करेक्शन यहाँ पे पूरा है। देखिए, ये बात जानना बहुत जरूरी है कि एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। इसका हाई 2018 में बन गया था। इसने कोविड के बाद वाली तेजी में भी पार्टिसिपेट नहीं किया, नया हाई नहीं बना पाया, इनफैक्ट खाली 50% ही रिट्रेसमेंट कर पाया। तो टाइम वाइज एक बढ़िया करेक्शन कर चुका है। बट थॉट यही रखें कि देखिए, जो इसने पीछे जो लो बनाए 135-140 की रेंज में, वो लोज अब यहां से क्रिटिकल है। उसके नीचे अगर गया तो उसके लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्स भी पूरी तरह से हिल जाएंगे। तो फिर मेरा मानना यह है कि 140 के नीचे, 138 के नीचे, अगर 138 के नीचे अगर डिसाइसिवली बंद कर दे तो इसके लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्स खराब हो जाएंगे। उस केस में निकल जाना चाहिए। बट फिलहाल अपने रिस्क एरिया में है, 140-150 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स मिल जाएंगे आपको। और मेरा मानना यह है कि ऊपर में तकरीबन 180 से लेके 190 के टारगेट्स भी यहाँ पे नेक्स्ट 3 से 6 महीने में आने चाहिए। तो ट्रेड में बने रहें और 138 का एक स्टॉप लॉस बना के रखें। 138 का स्टॉप लॉस, ट्रेड में बने रहे, ये आपको राय दी गई है। अभिजीत हमारे साथ मौजूद है पुणे से बातचीत करने के लिए। अभिजीत जी नमस्कार, सवाल पूछिए। अभिजीत जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद संपर्क नहीं हो रहा। टाटा स्टील के 6,500 शेयर हैं 110 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए सर्वेंद्र ने? बाजार में कब कौन सा शेयर खरीदना है और कब कौन सा बेचना है, अगर आपको इसकी जानकारी है तो आप भी कमा सकते हैं लाखों, और वो भी हर महीने। और एल्गो ट्रेडिंग इसी काम में आपकी मदद करता है। बाय, सेल, स्टॉप लॉस, टारगेट सब कुछ ऑटोमेटिक है। आपके अकाउंट में आएगा तो सिर्फ प्रॉफिट। और सिर्फ इतना ही नहीं, साथ ही आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए एक्सपर्ट द्वारा तैयार किए गए चुनिंदा पोर्टफोलियोज में निवेश का मौका। तो अधिक जानकारी के लिए अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। देखिए सुमित जी, थोड़ा सा दो धारी तलवार है मेटल्स यहाँ से। कारण मैं बताऊं कि इंडिया ने तो फिर भी इतनी वॉलेटिलिटी कर ली और उसके बावजूद, सब करने के बावजूद भी निफ्टी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास और उसके नजदीक ही बोला जाएगा। बट डाओ ने कोई भी ऐसा पुल बैक नहीं किया। इंटरनेशनल मार्केट्स में इतने बड़े पुल बैक्स नहीं आए हैं। तो इंडिया थोड़ा अलग चल रहा है, बट मेटल्स को तो ग्लोब के साथ ही चलना पड़ेगा। इसीलिए आप देखिए कि इस पर्टिकुलर मूव में, निफ्टी के लास्ट 15-20 दिनों के मूव में, 10 दिन के मूव में मेटल्स उतना चले नहीं है। तो मेरा थॉट यह है कि अपने लॉन्गर टर्म एवरेज के भी नीचे है और यहाँ पे मुझे लगता है कि 110-115 के आसपास इसको बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आएगा। तो मुझे अभी यहाँ से बहुत ज्यादा ट्रैक्शन ऊपर का नहीं लग रहा है। बेस्ट केस मैंने जैसे बोला, मे बी 115 तक गया तो गया। बाकी नीचे में मुझे लगता है कि 85 रुपए से लेकर 90 रुपए तक के टारगेट्स पेंडिंग है यहाँ पे। तो अगर ट्रेड करना चाहें, ट्रेड के अंदर ट्रेड करना चाहें और एक बार दलदीज को छोड़ के दोबारा लेना चाहें, तो मेरे ख्याल से इनके एक 20 रुपए यहाँ पे बन सकते हैं 10 रुपए के स्टॉप लॉस से। और अगर वो नहीं करना चाहें तो जो ट्रेड है उसमें बने रहें। तो बने रहने की राय आपके लिए दी गई है या फिर रणनीति बताई गई है, आप उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। अच्छा, कुछ सवाल सोशल मीडिया के जरिए भी आ रहे हैं। एक नईम वहोरा साहब का सवाल है, इनके पास JSW इस्पात के शेयर हैं, 34 रुपए
पे इन्होंने खरीदारी की थी, इसका मर्जर हो रहा है JSW स्टील से, क्या करना चाहिए इसमें सर्वेंद्र? देखिए, कॉर्पोरेट एक्शन वाला जब चीज आ जाती है सर, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है बोलने के लिए। मेरे हिसाब से तो जो आ रहा है इनको रेशियोज आएंगे, या तो यहाँ पे अगर इनको लगता है तो मेरे हिसाब से बेच के निकल जाएं, और नहीं तो कॉर्पोरेट एक्शन तक खड़े रहें, और जो भी कॉर्पोरेट एक्शन हो उसमें जो शेयर्स मिले उनको ले लें। अच्छा, एक सवाल सुधाकर जी ने पूछा है, इनके पास बजाज फिनसर्व के 15,290 पे कुछ शेयर हैं और 6,410 पे बजाज फाइनेंस के शेयर हैं, क्या ये 5 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं? देखिए, फाइनेंशियल्स तो बहुत हाई बीटा सेक्टर है। मैं अभी फिलहाल इनको एकदम इसमें बोलता हूं कि पहले अगर राय लेनी है तो इसको इस तरह के स्टॉक्स जो हाई बीटा होते हैं उनको एवरी क्वार्टर, एवरी 6 मंथ्स इनको रिव्यू करते रहना पड़ेगा। तो मैं एक साथ यहाँ 5 साल की राय नहीं दे पाऊंगा फिलहाल, क्योंकि इसके कुछ सेटअप्स वैसे मुझे दिख रहे हैं जहां पे अभी वो उतनी क्लैरिटी नहीं है। बट मैं इनको डेफिनेटली 3-6 महीने का व्यू देता हूं। बजाज फिनसर्व में मुझे लगता है कि 16,200 के आसपास बहुत अच्छे सपोर्ट्स पीछे रहे। अब ये जो पुल बैक चल रहा है उसमें आई थिंक इमीडिएट अगर मैं देखूं तो उतना अच्छा स्टॉप लॉस नहीं है, बट लेवल्स वो भी अच्छे हैं, और वो लेवल्स हैं तकरीबन 16,900 के आसपास। तो 16,850 का स्टॉप लॉस से मेरे हिसाब से बजाज फिनसर्व में तो इनको बने रहना चाहिए। थोड़ा हाई बीटा है तो इसलिए आपको थोड़ा सा वाइड लगेगा स्टॉप लॉस, बट मैंने बिल्कुल आई थिंक 3%, 3.5% के रेंज में स्टॉप लॉस दिया है इनको। तो 16,850 के स्टॉप लॉस से बजाज फिनसर्व में बने रहें। जहां तक रही बजाज फाइनेंस की बात, वहां पे भी मैं इनको लेवल्स दे देता हूं। यहां पे भी ऑलमोस्ट तकरीबन सेम ही राय है कि यहां पे भी अगर आप देखें तो साइकोलॉजिकल राउंड मार्क पे 7,000 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स आ गए, और वहां से अब ये मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा थॉट यहाँ पे यही है कि यहाँ पे भी ट्रेड में बने रहें, और यहाँ पे इनका स्टॉप लॉस आएगा 7,125। तो 7,125 के नीचे स्टॉप लॉस रखें और यहाँ पे भी ट्रेड में बने रहें। अच्छा, जाते जाते 2 सवालों के जवाब एक साथ दे दीजिए। प्रवीण प्रजापति साहब पूछ रहे हैं कि आयशर मोटर में क्या नया निवेश करना चाहिए, और निधि जी पूछ रही है कि इनके पास टाटा एलेक्सी के 9,500 के शेयर हैं, क्या करें इन दोनों में? देखिए, आयशर मोटर में तो थोड़ा रुक जाएं, क्योंकि ब्रेकआउट जब फाइनल क्लियर कट जब दिख जाए डायरेक्शन की, हाँ ब्रेकआउट हो गए हैं, तब चढ़े। आई थिंक उसका पिछला जो हाई थे, जो इंपॉर्टेंट हाईज थे, वो 2017 के हैं। ये अगेन वही स्टॉक है जो बीच में चला नहीं। तो 17-18 के जिनके हाईज हैं उन स्टॉक में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ब्रेकआउट हो जाए। तो मेरे हिसाब से 3350 का जब तक ब्रेकआउट नहीं होता, 3450 का ब्रेकआउट नहीं होता आयशर में, तब तक मेरे हिसाब से थोड़ा देख लें, या वहां पे एक बार 3450 के ब्रेकआउट के लिए आयशर को देख लें, और जब तक वहां पे नहीं हो रहा तब तक नया निवेश ना करें। और दूसरा आपने कौन सा बोला था सर? सी दूसरा स्टॉक कौन सा बोला था आपने? टाटा एलेक्सी जी, एक ही मिनट। तो टाटा एलेक्सी में तो थॉट ये रहेगा सर, आईटी स्टॉक के साथ इसका गए मंथ का जो इसका कैंडल है वो बहुत अच्छा नहीं बना है। स्टॉक थोड़ा करेक्ट कर गया है। मेरे हिसाब से इमीडिएट सपोर्ट जहां आ रहे हैं वो है तकरीबन 8800, 8850। तो आई थिंक 8800 का क्रूशियल लेवल है, उसके नीचे यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ी वीकनेस आ सकती है। तो 8800 के स्टॉप लॉस से ट्रेड में बने रहें, बट इसको रिव्यू करें, बाउंस बैक में यहाँ निकलने की कोशिश करें, क्योंकि ओवरऑल आईटी सेक्टर के चार्ट्स थोड़े खराब होते जा रहे हैं। दोस्तों, मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स, हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन और हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल वेल्थ बाबा को जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।